तो रियल टॉक प्रोग्राम में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए एक युवा नेता हमारे साथ आज डिस्कशन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। नाम सलमान जमशेद और बाकी इंट्रोडक्शन खुद का ये खुद से करेंगे। सबसे पहले सभी को सलाम और आदाब। मेरा नाम सलमान जमशेद है और मैं शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ मऊ। अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जैसे आप एक युवा और युवा जल्दी राजनीति में आते हैं, आप आए राजनीति में और राजनीति में भी कांग्रेस से जुड़े, तो इसके पीछे आपकी क्या मंशा, क्या सोच रही है? देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा किया कि युवा आज की राजनीति में बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये हकीकत है। खास तरीके से आज मुस्लिम की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हाँ, ये उदासीनता तो देखी जा रही है कि मुसलमान के खासतौर से युवा पीढ़ी राजनीति से दूर भाग रहे हैं। बस तो उनका एक काम है इलेक्शन टाइम पीरियड में 2-4 दिन थोड़ा एक्टिव हो जाना, पार्टिसिपेट करना, मतलब वोटिंग तक ही रह जाते हैं। हालांकि राजनीति ऐसा विषय है कि जो हर वक्त चल सकता है और इससे जुड़ी समस्याओं पर पूरा डिस्कशन पूरे जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी मुस्लिमों की राजनीति खत्म कर रही है और कहीं न कहीं आज उसके जितने भी क्षेत्रीय दल पार्टी हैं उनका मुस्लिमों के वोटर और उनको एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है कि मतलब उनकी सक्रियता तो चाहिए लेकिन राजनीति में उनकी भागीदारी नहीं चाहिए। और इसी तरीके से आज हमारे जननायक इस देश के हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से एक नारा दिया है, जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, तो आप बिल्कुल ये देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व, जितने नेता हैं, खास तरीके से दलित, पिछड़े और आदिवासी, मुस्लिम और माइनॉरिटी के अंदर जितने भी धर्म आते हैं, उन सब को उठाने के लिए हमारा ये नारा है और कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी के तहत आज हम और जितने भी युवा पीढ़ी को हम ये कहना चाहेंगे कि वो राजनीति में आए। और राजनीति में आप हमारा सवाल कर रहे हैं कि आप क्यों आए। देखिए, सबसे पहले मेरी उम्र लगभग 37 साल की है और अगर मैं अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री बता दूं तो मेरी पॉलिटिकल हिस्ट्री 1937 यानी 1937 से हमारा परिवार जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, आजादी से पहले का। तो 1937 से पहले कौन जुड़ा हुआ था? नाम के साथ इंट्रोडक्शन हमारे दर्शक जान जाए। जी बिल्कुल, हमारे फोर फादर, हमारी ये चौथी पीढ़ी है जो कांग्रेस से जुड़ी है। हमारे फोर फादर, जिनकी आज भी हम आपके स्टूडियो में आपको उनकी सर्टिफिकेट भी दे देंगे, जो हमारे फोर फादर जुड़े थे 1937 में। उसकी हमने एक पूरी सीरीज हमारे पास है कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का इतिहास 1937 से लेके अब तक। हम ये चौथी पीढ़ी है जो कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं और इस शहर में के अंदर है। तो आप जैसे आप कांग्रेस पार्टी में आए, एक पोस्ट तक पहुंचे, तो आपके परिवार से जुड़े 1-2 लोग ऐसे बताइए ताकि कुछ पुराने लोग भी हमारे वीडियो देख रहे हो तो वो उनको जान जाए कि आप उनके परिवार। जैसे कि हमारे जो मास्टर शौकत, नहीं, वो हमारे दादा थे, हमारे बड़े दादा मास्टर शौकत उमर अंसारी। वो मऊ जिला बनने से पहले वो शहर अध्यक्ष थे, उसके बाद बनने के बाद भी वो शहर अध्यक्ष लगभग 20 वर्षों तक वो शहर के अध्यक्ष रहे। क्योंकि एक नाम पॉलिटिक्स की और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1952 से या 1955 तक हमारे जो हमारे पिताजी हैं उनके चाचा नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी चेयरमैन भी रहे हैं। अच्छा जी, चलिए, ये तो हो गया कि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस से जुड़ी हुई है, इसलिए आप भी कांग्रेस में आए पॉलिटिक्स करने, मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है। तो अब कांग्रेस की कोई एक विचारधारा खासतौर से लोकल लेवल पर कि हमारे मऊ से जुड़ी कुछ समस्याएं, उनके लिए आपके पास क्या समाधान है, ये आप देखिए। समाधान तो युवाओं के आगे आने से होगा। हम लोगों के दरवाजे तक आज की डेट में हम जा रहे हैं। आज मुझे 8 महीने से ज्यादा तकरीबन अध्यक्ष पद पर बने रहते हुए हो गए। दिखती रहती है सोशल मीडिया के थ्रू, इनके एफबी पेज से हम जुड़े हुए हैं तो इनकी एक्टिविटी दिखती है, प्लस कुछ लोकल लेवल पर भी समझ में आता है एक्टिविटी इनकी दिखती रहती है कि ये कांग्रेस से लोगों को जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, और जुड़ भी रहे हैं। पहले हमारी टीम काफी टाइम से हमारी इस प्रदेश में सरकार, लगभग 36 वर्षों से हमारी सरकार इस प्रदेश में नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारा संगठन बहुत कमजोर हो गया था। और अब जो कांग्रेस पार्टी की एक नई लेगेसी तैयार हो रही है, युवाओं को मौका मिल रहा है, उस लेगेसी के तहत हम
मौजूदा हाल में आज की डेट में प्रदेश में हमारा संगठन एक बहुत मजबूत संगठन हो गया है और आने वाले दिनों में हम आपको अपनी ताकत दिखाएंगे। वो विधानसभा चुनाव में भी दिखाएंगे, नगर पालिका चुनाव में भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारा संगठन आज की डेट में पूरे प्रदेश के साथ साथ हमारे मऊ शहर में भी मजबूत हो गया है। और लगभग मऊ शहर में हमारे 45 वार्ड हैं। हम लगभग 45 वार्ड में हमारे कांग्रेस पार्टी की कमेटी ऑलमोस्ट 90% तक तैयार हो गई है और आने वाले दिनों में हम विदिन 3-4 मंथ तक हम सभी कमेटी को पूरा करके और आने वाले चुनाव में चाहे विधानसभा हो चाहे नगर पालिका हो, हम अपनी पूरी ताकत से उतरेंगे। एक मैसेज आप देना चाहेंगे मऊ के युवाओं के लिए कि वो कांग्रेस पार्टी से क्यों जुड़े और जुड़ करके वो कैसे और क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस का इतिहास आपको बहुत शॉर्ट में बता दूं। 28 दिसंबर 1885 की हमारी फाउंडेशन है और लगभग हमारे 2 दिन के बाद हमारा 140 वर्ष पूरा हो जाएगा। तो हमारा इतिहास जो है कांग्रेस पार्टी का 140 वर्षों तक है और उस इतिहास 140 वर्षों तक अगर कोई पार्टी आज भी बनी है और उस ऊंचाई तक है तो इसका मतलब उस समाज के प्रति उसकी पकड़ है और समाज में उसके लोगों की जागरूकता है जो उस पार्टी को आज भी पकड़े हुए हैं। और इस देश में लगभग कांग्रेस पार्टी 55 से 60 वर्षों तक सेवा केंद्र में सत्ता में रही है और उत्तर प्रदेश में भी मोटे तौर पे कहा जाए तो 35 से 40 वर्षों तक वो सत्ता में रही है। बिल्कुल। तो उस तरीके से आज हमारे इस देश में आप देखिएगा, अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के हमारे अपोजिशन लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, उनका अगर कंपैरिजन करेंगे तो आज देश में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं बिना किसी पेमेंट के। आज भी राहुल गांधी जी की वीडियो है तो 20 करोड़ से ज्यादा लोग बिना पैसे के, बिना किसी मतलब कोई कह लीजिए बिल्कुल किसी अपेक्षा के ऑटोनॉमस, हाँ बिल्कुल, उनका आज हमारी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। लगभग अभी सभी चुनाव में देखिए आज की डेट में हम सभी क्षेत्र में सभी चीजों में मजबूत हो रहे हैं और सभी प्रदेशों में मजबूत हो रहे हैं। लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से बीजेपी सरकार एक षड्यंत्र करके इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जिस तरीके से वोट चोरी कर रही है, उससे हम कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। लेकिन हमारा मनोबल बिल्कुल कमजोर होने वाला नहीं है। हम इस आगे हमारा जो मनोबल है, हमारे नेता का मनोबल है, उस मनोबल के साथ हम आने वाले दिनों में हम इस देश में सत्ता में वापस आएंगे और लोगों को जो उनकी मजबूरियां हैं, जो उनके दुख दर्द है, उनको साथ भी देंगे और उनको निकालने की कोशिश भी करेंगे। ये तो देखिए आपकी बात हो गई, आपकी पार्टी की बात होगी। अब आते हैं हम यहाँ की लोकेलिटी पर। अब यहाँ की लोकेलिटी मऊ की जो लोग जानते होंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी आबादी मऊ की बुनकर तबके की। अब बुनकर तबका या बुनकरगिरी कह लीजिए, यहाँ का है ना बुनियादी एक रोजगार है जो कि पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि वो उसका स्तर गिरता चला जा रहा है और बुनकरों का जो जीवन स्तर है वो गिरता चला जा रहा है। तो बुनकरों से जुड़ी समस्या आप कैसे देखते हैं उस समस्या को, और फिर पहले समस्या पर आते हैं फिर समस्या के समाधान पर आएंगे। तो आपको बुनकरों से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं दिख रही हैं? देखिए, बुनकर की इससे जुड़ी समस्याएं तो बहुत हैं, क्योंकि देखिए बुनकर का जो सबसे पहला एक फाउंडेशन, सबसे बेसिक चीज है, वो यहाँ के लोग जो लूम चला के अपना जीवन यापन करते हैं, वो सबसे पहली चीज है। और उसी के माध्यम से, उसी के जरिए से, उसी के माध्यम से वो अपना सारा जीवन अपना आगे बढ़ाते हैं। और बुनकरों की बात करें तो जैसे अब मैं आपको एक थोड़ा सा हट के एक चीज बता भी दूं कि मैं 4 अप्रैल को, और अभी मैं 1 हफ्ते पहले भी दिल्ली गया था, हमारी महारैली थी, लेकिन उससे पहले हम दिल्ली में 4 अप्रैल को हमारी एक मीटिंग थी, सभी प्रदेश में जितने जिला अध्यक्ष हैं और शहर अध्यक्ष के हैं, तो हम उस मीटिंग में गए भी थे। हमारी राहुल जी के साथ फोटो भी आपने देखी होगी। हमने राहुल जी को उनके हाथों में पत्र दिया था बुनकरों की समस्या को लेके, और उस समस्या को उनके हाथ में दिया था। उन्होंने बाकायदा पढ़ा और उसको देखा भी, तो उन्होंने कहा था ठीक है, हम डेफिनेटली इस पे काम करेंगे, और काम कर भी रहे हैं। आप देखिए, मऊ की बुनकर, बनारस के बुनकर, आपके मुबारकपुर और आपके मेरठ साइड भी जो है, अलग अलग मिर्जापुर, खलीलाबाद, टांडा वगैरह सब जगह की बुनकर के बारे में है ना कि जैसे यूपी क्या इंडिया लेवल पर अगर मुसलमानों को भी जाति के आधार पर बांट करके देखा जाए तो सबसे बड़ी आबादी बुनकर। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए आप मऊ का सिनेरियो ले लीजिए। बुनकर जो है, सबसे बड़ी बात है, बुनकर जो है सिर्फ लूम चलाने वाले को बुनकर नहीं कहते हैं। बुनकर से जुड़े हुए जितने लोग हैं
उन सभी लोगों को बुनकर कहते हैं। अब जैसे धागा बनाने से लेके साड़ी बेचने तक इसमें 14 से 15 प्रोसेस आते हैं। उस प्रोसेस में एक तबका साड़ी बना रहा है, एक तबका धागा बना रहा है, एक तबका अपना कैलेंडर का मशीनरी का काम कर रहा है, एक तबका अपना एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहा है, एक तबका अलग अलग। इसमें सबसे बड़ी बात है कि बुनकर आज की डेट में मऊ में अगर ये कहा जाए कि बुनकर, तो बुनकर में सभी लोग आ जाएंगे, सभी धर्म सभी जाति के लोग बुनकर आएंगे। धर्म जाति की बात बिल्कुल जैसे नहीं, एक मतलब जो सरकार है और सरकार के कुछ नेता हैं और बहुत मऊ के भी ऐसे लीडर हैं जो एक तरीके से फोकस करते हैं बुनकर। बुनकर सिर्फ मुसलमान नहीं है, बुनकर में सभी धर्म के लोग आते हैं। बुनकरों में मुसलमान की परसेंटेज ज्यादा है, तो इसलिए समस्या के केंद्र में वो आ जाते हैं जी। अब खास तरीके से देखिए, ये ऐसा व्यवसाय है, इस व्यवसाय में मेरी अभी मुलाकात अभी कुछ दिन पहले एक औरत से यहीं पे हुई थी डोमनपुरा साइड में। उनके परिवार में कोई भी आदमी नहीं है और खास तरीके से वो दलित समाज से आती है, तो आदमी नहीं है। लेकिन हमारा एक व्यवसाय इतना अच्छा व्यवसाय है कि आदमी न रहते हुए, यानी घर में पुरुष नहीं है, लेकिन पुरुष न रहते हुए अगर आपके घर में लूम है 1 या 2, तो आप 30-35 हजार या 15-20 हजार रुपए की जो भी हो वो कमा के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जीवन यापन चल सकता है, परिवार चल सकता है, बहुत अच्छे चल सकता है। और बुनकरों में महिलाओं की तादाद आज की डेट में बहुत ज्यादा है जो बुनकर अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और आदमी अगर वो तो कर ही रहे हैं। देखिए, बुनकर का से जुड़ी, जैसे यहाँ पे साड़ियाँ तैयार होती है, ये कुटीर उद्योग में आता है, यानी छोटे छोटे उद्योग, और इसकी मशीनें क्या है कि लोगों के घरों में लगी रहती है, और उससे जुड़े अन्य काम भी हैं जिसमें तरह तरह से लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ के बुनकरों की समस्या आपको क्या लग रही है? जैसे अगर उनकी क्या कहते हैं कि इनकम पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बहुत बेसिक चीज बता दूं कि जब 2014 से पहले हमारी यूपीए की सरकार, मनमोहन जी की सरकार थी, उस समय यूपी की सरकार, मनमोहन जी की सरकार ने एक बड़ा अच्छा एक कदम लिया था कि ये लघु उद्योग में आता है बुनकर, जो हमारा पावरलूम और एमएसएमई में आता है, और पावरलूम और हथकरघा ये है। तो उसमें एक 14 से पहले एक ये चीज थी कि सूरत के अंदर या बड़े हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े इंडस्ट्रीज जो होते हैं, इस जकाट का काम जो वो नहीं कर सकते थे, यानी जकाट वाली साड़ी जो वो नहीं बना सकते थे, वो अपने नियम था। तो उसमें क्या होता था कि जो हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग है प्रदेश है जहां पर जकाट से साड़ी, गमछा, लुंगी, पर्दा और जो भी चीजें बनाते थे, उस एरिया का, उस प्रदेश का, उस जिले का एक बहुत जबरदस्त उत्थान होता था, और वो सभी परिवार जुड़ के काम करता था और सभी सुखी रहते थे और सफल रहते थे। लेकिन आज की डेट में मोदी सरकार ने जिस तरीके से 2014 के आने के बाद इस को परमिशन, इंडस्ट्रीज एरिया को, इंडस्ट्रीज जितने भी थे उनको परमिशन दिया, तब से आज की डेट में ये लगभग 11 वर्ष, 11.5 वर्ष हो गए हैं, तब से आज की डेट में हिंदुस्तान के सभी प्रदेश, सभी जिलों में जितने भी बुनकरों का काम होता है जिस तरीके से, वो सारे लोग परेशान हैं। और इसका सिर्फ एक ही उपाय है, क्योंकि मौजूदा सरकार इसका उपाय गरीबों का उत्थान वो करना ही नहीं जानते, वो गरीबों को और कमजोर करना चाहते हैं कि ताकि उनकी जो आवाज निकल रही वो भी बंद हो जाए। अति उच्च स्तर का पूंजी, बिल्कुल ठीक। अब मऊ के लोकल गवर्नमेंट पर आते हैं, यानी कि यहाँ की नगर पालिका के काम को आप कैसे देखते हैं? जैसे बहुत पीछे हम नहीं जाते हैं काम, जब से आपको मतलब पॉलिटिक्स समझ में आ रही हो तब से लेकर के और अब तक, यानी पिछले 10-15 सालों में आप नगर पालिका को, मऊ की नगर पालिका को कैसे देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में ये काम कर रही है, अच्छा कर रही है, कौन से क्षेत्रों में इसकी नजर नहीं? अभी का बताएं या शुरू का बताएं? जैसे आपको लगे सही। देखिए, मेरी उम्र लगभग 37 साल की है। 37 साल आप, और मुझे जितनी याद है 5 टर्म के बारे में याद है मुझको। 5 टर्म का मतलब 2000 के आसपास, मतलब अरशद जमाल चेयरमैन पहली बार चेयरमैन 2001, तब से और आज की राजनीति में बड़ा फर्क है। पहले के चेयरमैन जितने भी रहे हों और जितने भी लोग आते थे, उनके अंदर एक सेवा भाव था। कांग्रेस पार्टी से भी कोई चेयरमैन हुआ नहीं है? राणा खातून रही हैं। हाँ, वो कांग्रेस के सिंबल से चेयरमैन नहीं है, सिंबल से चेयरमैन थी, और लगभग उन्होंने पूरा टर्म नहीं किया था। अच्छा, पूरा टर्म। हाँ, लेकिन असल जो चेयरमैन का एक तरीका एक होता है, वो हमारी स्वर्गीय राणा मैडम जी
भी समझाई थी कि नगर पालिका में किस तरीके से फंड लाया जाता है और नगर पालिका को किस तरह चलाया जाता है और नगर पालिका में किस तरीके से जनता के हक में सुविधा दी जाती है। मतलब नगर ये वहीं से पालिका चालू है। को विकास की पटरी पर लाने बिल्कुल का बिल्कुल। काम राणा खातून। अगर नगर पालिका के अगर एक आप फाउंडेशन लगाएंगे तो उन्होंने शुरुआत की थी, और अगर उससे ऊपर की राजनीति करेंगे तो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने इस शहर को बहुत कुछ दिया जो आज तक किसी ने मिला। लेकिन हम नगर पालिका पे ही बात करते हैं, अभी नगर पालिका पर रखे, फिर आगे बात। उन्होंने एक रास्ता दिखाया, तो उसके बाद उनके बाद कई लोग चेयरमैन बने। लेकिन जो मुझे अपनी राजनीति याददाश्त है उसके बारे में मैं बता दूं कि 2000 से लमसम अगर आप बातचीत करें तो पहले जो अरशद जमाल पहले टर्म में हुए थे, उन्होंने एक सेवा भाव की राजनीति की थी कि जनता के हित में खड़े रहेंगे, जनता का काम करेंगे और जनता को सुविधा देंगे। तो बड़ा अच्छा था ये काम। उन्होंने जीता, फिर वो काम भी किया, लेकिन दोबारा वो नहीं जीते। उसके बाद तैयब पालकी साहब आए, दूसरा टर्म तैयब पालकी, तब उन्होंने उनके अंदर भी वही सेवा भाव था, मतलब सेवा भावना। बिल्कुल पहले टर्म में सेवा भाव था। लेकिन इधर 15 साल की राजनीति देखेंगे तो ये राजनीति जो पहले इन दो लोगों में थी वो अब नहीं है। अब इनकी राजनीति पैसों की राजनीति हो गई है और जनता का कोई काम नहीं है, और जनता लाख चिल्लाते रहे, इनकी कोई राजनीति जनता के लिए नहीं है, सिर्फ एक वर्चस्व की राजनीति है। कभी आप पिछले, जब से मुझे याद है कि पिछले 15 साल से तो मैं ये देख रहा हूं कि ये चेयरमैन जो कभी ये रहते हैं कभी वो रहते हैं। सही है कि यहाँ पे देखा जाए तो एक टर्म उनकी, एक बार इनकी बारी, एक बार उनकी बारी। नहीं देखिए उसमें मतलब जो रिकॉर्ड है वो हम बता रहे हैं कि एक बार अरशद जमाल, फिर एक बार तैयब पालकी, फिर अरशद जमाल, तैयब पालकी। देखिए वो जनता को ऐसा मतलब सिस्टम इन्होंने बना दिया है, उलझा दिया है, जिसमें आपको समस्या कहाँ लग रही है? देखिए इन्होंने एक सिस्टम, चाहे कोई और नेता खड़े नहीं हो पाए, या फिर क्या है कि ये लोग पॉलिटिक्स को ऐसे, या यहाँ के लोगों का दिमाग ऐसे कैप्चर करके रखे हुए हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी कमजोर होने के बाद ऐसे जितने भी लोग थे, इन लोगों ने जनता को खूब बेवकूफ बनाया। कांग्रेस पार्टी किसी तरीके से अपना मतलब जनाधार खो दिया। उसके बाद जितने भी क्षेत्रीय दल थे, इन्होंने अपना जनता को खूब बेवकूफ बनाया। हमारा डर दिखा के, बीजेपी का डर दिखा के उन्होंने खूब अपना फायदा उठाया। आज की डेट में पिछले 25, 30, 35 सालों से कांग्रेस इस राज्य में नहीं है। क्या हुआ लोगों का? आज भी जो भी हमारी पिछली सुविधाएं थी, जो भी हमारी पेंशन थी, जो भी हमारी स्कीम थी, वही कांग्रेस की चली आ रही है। उसके बाद इन लोगों ने क्या काम किया? कुछ नहीं काम। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन मैं नेताओं का लेता हूं, क्योंकि नेताओं का इसलिए लेता हूं कि आप पिछले 15 से 25 सालों का देख लीजिए कि मौजूदा राजनीति में चेयरमैन साहब और जो तैयब पालकी है, अरशद जमाल है, इन लोगों की विचारधारा की राजनीति नहीं है। इनकी राजनीति वर्चस्व की और पैसे की राजनीति है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि अगर विचारधारा की राजनीति होती है और जनता के लिए राजनीति, तो ये कभी अपनी विचारधारा से कंप्रोमाइज नहीं करते। उन्होंने वक्त पर कंप्रोमाइज भी किया है, अपना दल बदला भी है। कभी तैयब पालकी साहब बसपा में चले जाते हैं, कभी सपा में चले जाते हैं, कभी चेयरमैन साहब सपा में रहते हैं तो बसपा में। इनकी पार्टी की विचारधारा नहीं है। हम लोग पार्टी की विचारधारा, और इस देश में जो एक राजनीति हो रही है, कोई स्थिर विचारधारा नहीं, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। इनका देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि मौका पर बिल्कुल ये अपनी राजनीति करते हैं और अपने चंद लोगों के लिए राजनीति करते हैं, जिसकी वजह से आज जनता परेशान है। आप 1000 मुद्दे में अभी आपको गिना दूंगा जो जनता इसलिए परेशान है क्योंकि ये सिर्फ अपनी राजनीति और अपने लोगों के लिए राजनीति करते हैं। और ये लोग मंच से बड़े बड़े वादे तो करते हैं कि हम रहनुमा हैं, हम ये हैं, और वक्त पर इन लोगों ने धर्म की राजनीति भी करके अपने आप को ऊपर करने की भी कोशिश किया। इसमें कोई गुरेज नहीं है मुझे कहने में, लेकिन हम अपनी पार्टी के तरफ से ये बिल्कुल एक साफ संदेश देना चाहते हैं कि अब जनता इनसे उब चुकी है, क्योंकि देखिए इनकी किसी पार्टी की विचारधारा नहीं है। और मुझे तक जहां तक जितना मुझे समझ में आता है कि तैयब पालकी और जमाल का कोई मतभेद नहीं है। जिस तरीके से अभी आप कह रहे थे पर्दे के पीछे सेटिंग, बिल्कुल इनका कोई मतभेद नहीं। आपकी बात हम कह रहे हैं कि इनका कोई मतभेद नहीं है। ये दोनों एक साजिश है, जनता को गुमराह करने के लिए फ्रंट पे ये चीजें लाते हैं। बाकी इन्होंने अपना बना रखा है कि एक बार आप, एक बार हम, एक बार आप। तो जनता पिछले 25 सालों से इस गलतफहमी का शिकार है। लेकिन आने वाले दिनों में इस विधानसभा में और नगर पालिका के चुनाव में आप देखिएगा कि ये जनता अब इनको, इनकी जो सच्चाई थी सामने आ चुकी है। जनता अब इनको इंटरटेन करने वाली नहीं है। देखिए कुछ आंकड़े की बात हो जाए, जैसे आप कुछ युवा लोग या नए लोग जो
पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा ना समझते हो, मऊ में आप डेटा चेक कर सकते हैं। 2001 में इलेक्शन हुआ, असद जमाल चेयरमैन बने। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन शायद 2006 में हुआ तो तैयब पालकी चेयरमैन बने। उनकी पार्टी भी चेक करते रहिएगा कि कब वो किस पार्टी से लड़े और उस वक्त परिस्थितियां क्या थी, क्यों थी, वो अलग बात है। लेकिन पार्टी बदल बदल करके फिर चेयरमैन बनते गए। हाँ, कभी शाहिना असद जमाल चेयरमैन नहीं है, लेकिन यहाँ पे बस बात है कि नाम तो शाहिना असद जमाल का, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, यस सॉरी, शाहिना असद जमाल तो चेयरमैन बनी, लेकिन वो असद जमाल के नाम पे ही बन के काम किया। इसी तरह फिर एक बार और टर्म आया तो तैयब पालकी को मिला, फिर इस वक्त वर्तमान में असद जमाल ही बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बारी बारी से दोनों लोग आ रहे हैं, ये डेटा है। अब क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, नहीं, पीछे की राजनीति क्या है, इस पर तो पहले टर्म में दोनों लोगों को मैं बकायदा उनकी तारीफ भी करना चाहूंगा। दोनों लोग पहले टर्म में बड़ा काम किया जनता का, लेकिन उन लोगों ने जो दूसरा रास्ता अपनाया उससे इनकी राजनीति जो है, मतलब एक टर्म के बाद जब उनको दूसरा टर्म मिला तो उनकी राजनीति बदल, बिल्कुल राजनीति बिल्कुल बदल गई। आज की डेट में आप देख लीजिए, इससे पहले कोविड के टाइम में तैयब पालकी साहब थे, क्या उन्होंने व्यवस्था की थी। कोविड मिला, हजारों हजार के लोग में मरे, क्या व्यवस्था थी? कोई व्यवस्था थी ना, कोई सैनिटाइजर कर रहा था, ना कोई किसी तरीके की कोई सुविधा मिल रही थी, ना जो जहाँ फंसा है पब्लिक को, वो वहां फंसा था। उस टाइम पब्लिक सिर्फ जनाजा और अपनी अर्थी उठा रही थी, ये लोग उनके परिवार के लोग जा रहे थे, यही वो कर रहे थे। और उसके बाद आज के वक्त में देख लीजिए, इन 3 सालों में चेयरमैन जो इस है, अब उसमें देखिए कितना रोज नगर पालिका का भ्रष्टाचार सामने आता है, हजार आता है। नगर पालिका के सभासद खुद यहाँ के जो ऊर्जा विकास मंत्री हैं और नगर विकास मंत्री, उन पर इल्जाम लगाया उन्होंने कि इस तरीके से टेंडर बढ़ता है, इस तरीके से प्रक्रिया होती है। ये हम अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, ये उनके लोग ही ये मीडिया के सामने उनका हजारों बयान है, आप उनको चेक कर सकते हैं। नगर पालिका में भ्रष्टाचार इस वक्त चरम सीमा पर है, इससे कोई गुरेज नहीं है। अब जनता भी अगर इस चीजों को देख के ना समझ पाए तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम है, हमारी पार्टी की विचारधारा है कि हम लगातार जनता के बीच में जाते हैं और जनता का हित का काम करते हैं। चाहे किसी मौजूद जो आप ले लीजिए, अभी आप देखेगा एसआईआर के मुद्दे पर, एसआईआर के मुद्दे पर हम लगभग हमारे पार्टी की का एक मतलब एक वे था, एक रास्ता था कि आप जनता के बीच में पहले हस्ताक्षर अभियान कराइए, वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से। और उस हस्ताक्षर अभियान में लोगों को घर में, लोगों के मोहल्ले में, लोगों के दरवाजे पे जाके बताइए कि एक एसआईआर नाम की एक ऐसी चीज आ रही है जिससे आपका राइट, आपकी सब चीजों को खत्म कर देगा, आपका नाम काट देगा, आपका वोट का मताधिकार जो है वो खत्म कर देगा। तो उस पूरे शहर में मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, मुझे इस बात का फक्र है कि हमारी पार्टी ने ऐसा हमें 2 महीना पहले संदेश दिया, हमें गाइड किया, हम लोगों के बीच में गए और लोगों के बीच में जाके बताए। और सबसे पहले मऊ शहर में हमारी कांग्रेस पार्टी, शहर कांग्रेस कमेटी के सभी वार्ड अध्यक्ष और पदाधिकारी जितने लोग थे, हर मोहल्ले में अपना जितना भी सहयोग हो सकता है सहयोग दिया। हमने मीडिया के माध्यम से भी दिया और वीडियो के माध्यम से दिया, लोगों के यहाँ कैंप लगाया, वो हमने किया। बाकी दल ने भी किया, बहुत से यहाँ के लोगों जो समाज सेवी उन लोगों ने भी किया, उन सभी लोगों को शुक्रिया। लेकिन अभी ये चीज खत्म नहीं हुई है, अभी चीज और आगे आनी है। चलिए अब थोड़ा पॉलिटिकल डिस्कशन को एक नया तरीका देते हैं। मान लीजिए आप आज या भविष्य में कभी चेयरमैन बने, तो आपके पास मऊ के लिए क्या प्लान है कि आप चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ करके आप क्या करना चाहेंगे, मऊ के विकास को कैसे दिशा देना चाहेंगे, या कोई एक नया इमेजिनेशन मऊ के बुनकरों या फिर मऊ के लोकल लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ। लालसा नहीं है, बात सही है, लेकिन ये है कि आपके पास प्लान है कि नहीं? बिल्कुल, हमारा एक पूरा प्लान है और हमारे पार्टी के लोगों का भी प्लान है। सबसे पहले हमारी किसी पद की लालसा नहीं है, और लालसा न होते हुए हमें पार्टी ने एक जिम्मेदारी दिया है अपने संगठन को मजबूत करने का। उस संगठन के मजबूत करके हम जनता के बीच उतरेंगे। और अगर पार्टी ने हमको ये दायित्व दिया, चाहे विधानसभा, चाहे नगर पालिका, चाहे सभासद, या कोई भी दायित्व हमको दिया अगर लड़ने का, तो बिल्कुल हम बखूबी उस चीज में उतरेंगे और दमखम से उतरेंगे। मेरा ये इमेजिनेशन कर लीजिए कि इमेजिन कर लीजिए कुछ देर के लिए कि आप ऐसी परिस्थितियां आ गई, हाँ, बिल्कुल आप चेयरमैन बन गए जी, तब आपके पास क्या प्लान है उसको? देखिए, नगर पालिका के अंदर जो भी चीजें आती हैं शहर के अंदर, उस शहर में जितने भी मसले मसाइल होंगे जो पहले के टाइम सॉल्व होते आए हैं, एक तरीका था, उस तरीके को फिर से हम लाएंगे
और आज के डेट में जिस तरीके से एक डिक्टेटरशिप वाला मामला चल रहा है कि नगर पालिका के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता है, नगर पालिका में कोई जाके शिकायत नहीं कर सकता, ये चीजें सारी चीजें खत्म करेंगे। और जिस तरीके से आज मौजूदा चेयरमैन है, उन्होंने नगर पालिका के अंदर 2 दिन का अपना पब्लिक से मिलने का समय लगाया, हमारे में ऐसा नहीं होगा। या हमारी पार्टी का कोई भी नेता ऐसा बनता है, या मैं बनता हूं, या कोई भी, हमारे में ऐसा नहीं होगा। जनता के लिए हम 24 घंटा उपलब्ध है, 7 दिन उपलब्ध है। उसी 7 दिन 24 घंटे के उपलब्ध में जो भी जनता के हित में काम हो सकता है वो हम जनता के हित में काम करेंगे। और हम रात दिन हम नहीं देखने वाले, और आगे भी हमारे जिस तरीके से हमारे नेता न रात दिन देखते हैं, उसी तरीके से हमको भी ये सिखाया गया है। और हमारी पार्टी की विचारधारा है कि जनता ही सर्वोपरि है, उसी सर्वोपरि जनता के लिए हम रात दिन अपना बिल्कुल दे सकते हैं। हम आपके माध्यम से युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं कि वो राजनीति से जुड़े, जुड़े तो किस विचारधारा से जुड़े, क्यों जुड़े, इसके लिए आपके विचार। देखिए, कांग्रेस पार्टी, जैसे मैंने पहले बताया, 140 साल पुरानी है। हमारी एक विचारधारी गांधीवादी विचारधारा है। हम गोडसे की पुजारी नहीं है। हमारी एक विचारधारा है गांधीवादी विचारधारा, यानी कि हम सभी को सम्मान, सभी धर्म को एक साथ देखने वाले लोग हैं। और कांग्रेस पार्टी ही पहले आप देखेंगे उस विचारधारा से सबको राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया। सभी धर्म, सभी जाति को एक समानता पे बिल्कुल ला के खड़ा कर दिया। तभी देश, आज हमारा देश 2014 तक कितना आगे था। आज हमारा देश सिर्फ किन्हीं कारणों की वजह से पीछे है, लेकिन हमारा देश बहुत आगे है और आज भी मजबूत है। और मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि यहाँ के युवा राजनीति में क्यों नहीं आ रहे हैं, हाँ, उदासीनता है। बिल्कुल, देखिए, एक तो बीजेपी का डर, बीजेपी का भय, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा भय है। लेकिन मैं कहूंगा कि बीजेपी का मकसद ही है कि मुस्लिम युवाओं को, मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने का। और इसीलिए आज युवा, और उसका कहीं ना कहीं फायदा क्षेत्रीय दल उठा लिए, मुसलमानों को सिर्फ एक वोट, एक मशीन बना दी है। मैं अपने शहर के और इस तमाम प्रदेश और इस देश के युवाओं से, और खास तरीके से अपने समाज, मुस्लिम समाजों से ये अपील करना चाहूंगा कि आप अपने परिवार के एक लड़के को राजनीति में लाइए। अगर युवा राजनीति में रहेगा, खास तरीके से दलित समाज से, मुस्लिम समाज से और पिछड़ा आदिवासी समाज से, हर एक घर का युवा अगर पॉलिटिक्स में सक्रिय रहेगा तो वो अपने हक की लड़ाई, अपने समाज की लड़ाई बखूबी लड़ेगा और अपने समाज को न्याय भी दिलाएगा। यही एक मूल मंत्र है, यही एक पॉलिटिक्स का तरीका है जो आप समानता की बात कर सकते हैं, अपने समाज को उठा सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। यही है, मतलब एक एवरेज है कि हर परिवार से, हर घर से एक लोग आगे आए राजनीति में और राजनीति में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ये नहीं कि पैसिवली का मतलब बस एक इलेक्शन टाइम। समाज को बदलना है तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा, और युवा आएंगे तभी समाज बदलेगा, तभी एक नए रास्ते की तरफ अपना, तभी हमारा मऊ भी आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से हमारा मऊ किसी 20 साल पहले, 25 साल पहले, हमारे देखिए स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी इस शहर में क्या क्या नहीं किए। इस शहर में आज भी, उनके चले जाने के बाद भी, आज भी ये कल्पनाथ राय का शहर और हमारे नुमानी साहब का शहर, जो कांग्रेस पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद रहे, इन दोनों लोगों को आज भी इस शहर में याद किया जाता है और याद किया जाएगा। क्योंकि अब राजनीति पहले सेवा भाव की थी, अब राजनीति सिर्फ अपने मकसद, पर्सनल एजेंडे के लिए है। लेकिन हम अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले दिनों में, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर पालिका का हो चुनाव, चाहे पंचायती हो, चाहे प्रधानी का हो, हम अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। आने वाले दिनों में विधानसभा, नगर पालिका में हम पूरा दमखम के साथ अपनी पार्टी का प्रचार करते हुए लड़ेंगे और जीतेंगे भी इंशाअल्लाह।